चलिए हेडिंग डालिएगा फास्टेनर। हेडिंग है फास्टेनर, जॉइंट के बारे में देखेंगे, है ना। हेडिंग है फास्टेनर। या जॉइंट। हेडिंग डाल लीजिएगा फास्टेनर या जॉइंट। क्या होता है सर ये फास्टेनर या जॉइंट? ऐसे उपकरण जिसका उपयोग दो चीज को जोड़ने के लिए करते हो, ठीक है, या दो वस्तुएं या दो पार्ट को ऐड करने के लिए। इसका उपयोग दो वस्तु या दो कोई पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू जॉइंट द टू पार्ट। ये जो फास्टेनर है ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर जी? तीन टाइप के। फर्स्ट, परमानेंट स्थाई जोड़, परमानेंट जॉइंट, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपके पास? परमानेंट जॉइंट, स्थाई जोड़, परमानेंट जॉइंट, स्थाई जोड़। दूसरा है आपके पास सेमी परमानेंट, जॉइंट। अर्ध स्थाई बोलो जोड़। और तीसरा है आपके पास टेम्पररी जॉइंट, अस्थाई जोड़, अस्थाई जोड़। तीन प्रकार के जॉइंट होते हैं सर। परमानेंट जॉइंट मतलब ऐसे जोड़ जिनको हम डिसअसेंबल करें, जिनको हम निकालें, जिसको हम डिसअसेंबल करें या जिनको हम निकालें, डिसअसेंबल करें या निकालें, तो वह उस पार्ट को या उस हिस्से को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है।
मतलब हम किसी भी पार्ट को एक बार जोड़ दिए तो वो परमानेंट हो गया समझ लेना। उसको अगर हम फिर से खोलना चाहेंगे तो वो पार्ट कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, वो हिस्सा कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। बिना किसी टूटे या बिना किसी ब्रेक के उस पार्ट को हम डिसअसेंबल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जोड़ को पुनः खोलते समय वस्तु का वह हिस्सा या भाग टूट जाता है, उसको हम स्थाई जॉइंट कहते हैं। इंग्लिश में हम लिखेंगे जॉइंट डिसअसेंबल विथ ब्रेक द पार्ट। यहाँ पर जोड़ को पुनः खोलते समय ज़्यादा हानि नहीं होती है, ज़्यादा हानि नहीं होती है। और इसमें जोड़ को आसानी से बिना हानि के खोल सकते हैं, बिना हानि के खोल सकते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो परमानेंट जॉइंट में होगा आपका वेल्डिंग जॉइंट और ब्रेंजिंग जॉइंट। सेमी में होगा आपका रिविटेड जॉइंट और आपका होगा सोल्डरिंग। टेम्परेरी में होगा आपका नट एंड बोल्ट जॉइंट, की जॉइंट, कपलिंग जॉइंट, स्क्रू, ये सब आपके टेम्परेरी जॉइंट है। पिन जॉइंट, कोई पिन लगा के यूज़ कर सकते हो, पिन जॉइंट। ठीक है, ये सारे जो हैं टेम्परेरी जॉइंट में आते हैं। हो गया, एक बार मैं साउंड क्लियर कर लूँ। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से साउंड में प्रॉब्लम हो गई।
ठीक है ना। चलिए अब एक एक से सारे जॉइंट्स को हम देखते हैं। आई वेल्डिंग जॉइंट और ब्रेंजिंग जॉइंट, ये दोनों जॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या वेल्डिंग और ब्रेंजिंग के बारे में देख चुके हैं। सोल्डिंग देख चुके हैं, सोल्डर भी पढ़ा दिया है। हेडिंग डाल लेना रिविटेड जॉइंट, हेडिंग डाल लेना रिविटेड जॉइंट, हेडिंग होगा रिविटेड जॉइंट। ठीक है जी, हेडिंग क्या होगा, रिविटेड जॉइंट। हेडिंग डाल लीजिए रिविटेड जॉइंट। रिविटेड जॉइंट में पहला पॉइंट तो क्या होगा कि ये सेमी परमानेंट जॉइंट है। रिविटेड जॉइंट क्या होता है, एक सेमी परमानेंट जॉइंट है। यहां पर स्थाई लिखा है, इसको अर्ध कर लेना है ना, अर्ध स्थाई। सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट। ध्यान दीजिए, वैसे तो जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, या तो वो परमानेंट होगा या तो वो टेम्परेरी होगा। लेकिन आईटीआई में काफी जगह ये देखा गया है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सर अर्ध स्थाई जोड़ के अंतर्गत किसको लिया जाता है, सेमी परमानेंट जॉइंट कौन से कहलाते हैं। ये एग्जाम में रेलवे ने भी पूछा है। ठीक है, तो अगर हमको सेमी परमानेंट पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, रिविटेड सेमी परमानेंट में हो जाएगा। और अगर आपके पास में सेमी परमानेंट का ऑप्शन नहीं है, तब आप रिविटेड को, सोल्डिंग को, ब्रेंजिंग को, वेल्डिंग को, इन चारों को किस में डाल देंगे, परमानेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा रिविट एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, इट इज अस्थाई जोड़, यह एक अस्थाई जोड़ है। ठीक है, जिस स्थान पर रिविट करना हो, अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर रिविट करना हो उस स्थान पर प्लेट में या तो ड्रिल या तो पंच किया जाता है। जिस स्थान पर रिविट करना हो या रिविट लगाना हो, अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर रिविट लगाना हो जिस स्थान पर रिविट लगाना हो उस स्थान पर प्लेट में ड्रिल या पंच करते हैं, ड्रिल या पंच करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसके पार्ट देखते हैं, कौन कौन से पार्ट का। ये है आपके सामने रिविट दिख रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद लिखेंगे पार्ट ऑफ रिविट। चलो यही लिख दे रहा हूं मैं, पार्ट ऑफ रिविट, पार्ट ऑफ रिविट, रिविट के पार्ट। तो देखिए रिविट में आपको तीन पार्ट नजर आएंगे। फर्स्ट हेड, सेकंड जो बीच वाला है, इस बीच वाले को हम बॉडी बोलेंगे या इसी को सैंक कहा जाता है, दैट इज हेड। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टेल, इसे हम बोलते हैं टेल। तो ये तीन पार्ट होंगे आपके, हेड, बॉडी या सैंक और टेल। रिविट की जो लेंथ है वो हम सैंक की लंबाई से कैलकुलेट करते हैं, या इसको स्पेसिफाइड करना हो, इसको निर्दिष्ट करना हो, तो हम इसके बीच वाले हिस्से
ये जो बीच वाला बॉडी या सिंक है, इसके डायामीटर के आधार पर ही उसे स्पेसिफाइड किया जाता है। अगर स्पेसिफाइड करना है कि कितना मोटा कील है, तो ना तो इसका डायामीटर लेंगे और ना ही इसका डायामीटर लेंगे, या ना ही इसकी विड्थ लेंगे ना ही इसकी विड्थ लेंगे। हम किसकी लेने वाले हैं? सेंक के डायामीटर की। इसको निर्दिष्ट करेंगे, अभी लिखते हैं, पहले पार्ट तो लिखिए। इसके 3 पार्ट होते हैं। अपर को बोला जाता है हेड, बीच वाले को बोला जाता है बॉडी या सेंक, और नीचे वाले को बोला जाता है टेल। नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है टेल। ठीक है, ये हो गए इसके पार्ट। डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे मटेरियल। मटेरियल नीचे पर लिखिएगा मटेरियल। तो जनरली ये स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ एप्लीकेशन के लिए इसको हम एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं, इसको हम कॉपर का भी बना सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो, ये हो गया क्या लिखकर? लिख सकते हैं कि इसे जनरली स्टील का बनाया जाता है। बाकी आप इसको स्पेशल या कुछ जगह यूटिलाइज के लिए एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ में इसको तांबा का भी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं, तांबा का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख चुका। देखिए, हमने इसके पार्ट देख लिए। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, जो अभी डायग्राम में बता चुका। जो मटेरियल होंगे वो आपका स्टील होगा, और स्टील में भी कौन सा यूज़ करते हैं? तो MS, माइल्ड स्टील। ठीक है, कौन सा यूज़ करेंगे हम? MS यूज़ करेंगे, माइल्ड स्टील यूज़ करेंगे। उसके बाद में स्पेशल केस के लिए हम इसको तांबा का बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, कांसा का बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन तो आपको लिखना है माइल्ड स्टील, MS का। MS का बनाया जाता है माइल्ड स्टील। स्टील या MS बोल सकते हैं उसको, है ना, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का बना होता है। हो गया। अब उपयोग लिखिए, यूज़। इसके नीचे मटेरियल हो गया। अब यूज़ लिखिए, कहाँ पर उपयोग होता है। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए तो मैंने ऊपर लिख दिया है। इसका यूज फैब्रिकेशन वर्क में होता है, जैसे पुल का निर्माण हुआ, जहाज हुआ, क्रेन बनाने में हुआ। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर में स्टील कार्य है वहाँ पर, बॉयलर में, हवाई जहाज में, इन जगह इसका उपयोग किया जाता है। इन जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूज में लिख लीजिएगा फैब्रिकेशन वर्क, लाइकस, ब्रिज, शिप, क्रेन, स्ट्रक्चर, बॉयलर, एरोप्लेन, एक्सेट्रा। हो गया। यूजेस लिख लिए। चलिए, इसके बाद में इसके नीचे लिखना रिविट। रिविट को सेंक के डायामीटर, रिविट को सेंक के डायामीटर या सेंक के व्यास, सेंक के डायामीटर सेंक के डायामीटर
तथा तथा रिविट के मटेरियल पर, क्या लिखा हमने, हाँ, इट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डाया एंड रिविट मटेरियल। सैंक डाया एंड रिविट मटेरियल बता रहा हूँ, एक मिनट पहले ये लिख तो लो, हिंदी वाले लिख लो। इसे रिविट के व्यास तथा रिविट के पदार्थ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिविट के पदार्थ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिविट के पदार्थ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हो गया। इट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डाया एंड रिविट मटेरियल। ठीक है, हम उसके सैंक के व्यास और रिविट के मटेरियल के द्वारा इसको क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या स्पेसिफाइड करते हैं। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं रिविट के हेड की। लिखो, शेप ऑफ हेड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिविट हेड के शेप। रिविट हेड के शेप, रिविट हेड के शेप, शेप ऑफ रिविट हेड। सबसे पहले लिखिएगा स्नैप हेड। स्नैप हेड, सबसे फर्स्ट लिखिएगा स्नैप हेड। इसके आगे डैश करके लिख लेना, इसका उपयोग स्ट्रक्चर, संरचनात्मक काम में किया जाता है। स्ट्रक्चर में उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा लेंटर वगैरह जब होता है तो छत डालते समय पर जो छतों के नीचे पर प्लेट्स लगाई जाती है उस पर कील का यूज होता है। ठीक है, वो कील कौन सा है आपका, स्नैप हेड। ठीक है, तो स्नैप हेड के सामने डायरेक्ट लिख लेना, इसका उपयोग संरचनात्मक कार्यों में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल वर्क। बस, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा पेन हेड। अगला लिखिएगा पेन हेड। पेन हेड लिखो, इट इज स्ट्रॉन्गर, यह बहुत मजबूत होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर, यह बहुत मजबूत होता है। इसका भी उपयोग लिखे ना, इसका उपयोग भी कंस्ट्रक्शन में होता है। 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 ठीक है, इसका उपयोग भी कंस्ट्रक्शन में होता है। ये है आपके पास में जो पहला वाला हमने देखा था स्नैप हेड, जो जनरली स्ट्रक्चर वर्क में यूज होता है,
और सेकंड है आपका पेन हेड, जो ये सामने दिख रहा है पेन हेड, ये है आपका पेन हेड। ठीक है, ये है आपका पेन हेड, ये है आपका पेन हेड। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये हेड में दो ही हेड याद रखना है। अब आगे चलो। हेड में आपको दो ही हेड याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कोनिकल हेड भी है बट आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखेंगे। हो गया। नेक्स्ट फिर लिखिएगा रिविट अनुपात। रिविट अनुपात, रिविट अनुपात। इस रिविट अनुपात में पहला लिखिएगा साइज ऑफ होल। साइज ऑफ होल, साइज ऑफ होल। फर्स्ट लिखिएगा साइज ऑफ होल। होल का साइज हमें कितना रखना है? होल का साइज कितना रखना है? ये जो प्लेट है, इस प्लेट में होल का साइज हमें कितना रखना है? ठीक है, साइज ऑफ होल, साइज ऑफ होल। तो इसमें लिखेंगे मिनिमम डाया जो है, डी मिनिमम जो है वो थिकनेस के बराबर होगा। थिकनेस कौन सी? ये दोनों प्लेट की जो मोटाई है, इन दोनों प्लेट की मोटाई के बराबर होगा डी मिनिमम। इन दोनों थिकनेस की मोटाई के बराबर होगा डी मिनिमम। और अगर मैक्सिमम डाया निकालना है इसका, मैक्सिमम वाला, तो ये इसकी मोटाई का दुगना लेते हैं, इसकी थिकनेस का दुगना लेते हैं, इसकी थिकनेस का दुगना लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे नोट करके लिख लेना। जो साइज डाया है, होल साइज डाया जो है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल डाया से। नॉर्मल डाया से होल साइज डाया जो होता है वो नॉर्मल डाया से ज़्यादा होता है। होल साइज मतलब जो छिद्र जो छेद करेंगे ना, उसका डायमीटर। देखो ये छेद का डायमीटर आपको देखने को मिल रहा होगा डायग्राम में, कुछ बड़ा है। किससे? इस रिविट के डाया से। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि रिविट के आम डायमीटर से होल साइज का डायमीटर बड़ा होता है। होल साइज का डायमीटर बड़ा होता है। तो ये थे मिनिमम डाया और मैक्सिमम डाया। ठीक है, मिनिमम डाया और मैक्सिमम। फिर दूसरा नोट लिखोगे, दूसरा नोट लिखोगे हॉट वर्किंग के लिए छेद या होल कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा हॉट वर्किंग के लिए छेद कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा रिविटों के लिए ज़्यादा क्लियरेंस होगा। रिविटों के लिए ज़्यादा क्लियरेंस होगा। रिविटों के लिए ज़्यादा क्लियरेंस होगा। ठीक है, क्या होता है देखो, यहाँ पर बेसिकली दो वर्किंग का यूज़ करते हैं, एक हॉट वर्किंग और दूसरा कोल्ड वर्किंग। मतलब दो प्रकार की रिविटिंग यूज़ करेंगे। एक होगा आपका हॉट रिविटिंग
हॉट रिविटिंग और दूसरा होगा कोल्ड रिविटिंग। हॉट रिविटिंग में हम हॉट रिविट का यूज करते हैं, गर्म कील का यूज करते हैं, और कोल्ड रिविट में ठंडा कोल्ड रिविट का यूज करते हैं। गर्म करके कील लगाने का काम लीक प्रूफ जॉइंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? लीक प्रूफ जॉइंट, जहां पर लीकेज वगैरह, जैसे आपने देखा होगा जो बॉयलर वगैरह बनते हैं, ठीक है, या घर पर आपने बकेट देखा, बाल्टी देखा होगा, लोहे की बाल्टियाँ, है ना। तो उस लोहे की बाल्टी में आपने देखा होगा एक चादर लेते हैं और इस चादर के जो लास्ट वाले एंड को जोड़ दिया जाता है। देखा लोहे की बाल्टी, ठीक है, पहले, आजकल तो प्लास्टिक की चलने लगी, एक लोहे की बाल्टी आती है ना, उसके, हाँ, उस पर हमने कील लगा देते हैं खड़ी लाइन से, तो वो हॉट रिविटिंग है। वो क्या है आपका? हॉट रिविटिंग, लीक प्रूफ, या फिर पानी के जहाज वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट, है ना। तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? लीक प्रूफ जॉइंट के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट के लिए करते हैं। जबकि कोल्ड वर्किंग का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में जितने भी कील वगैरह यूज़ होते हैं, क्या उसको गर्म करके डालते हैं? नहीं सर, ऐसे नॉर्मल लगा देते हैं ना। तो ये काम होता है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में उपयोग होता है। फिर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो इसमें टेंसाइल और इसमें शेयर काम करता है, ठीक है, इसमें शेयर काम करता है, इसमें टेंसाइल काम करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हॉट वर्किंग के लिए जो होल चाहिए वो कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा रिपीट के लिए ज़्यादा क्लियरेंस देगा। मतलब हॉट वर्किंग जो है वो हल्का क्लियरेंस ज़्यादा लेगा, छूट ज़्यादा लेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वर्किंग। लिखो, हायर क्लियरेंस required in hole of hot working compare to cold working, compare to cold working। क्लियरेंस मतलब होता है छूट, क्लियरेंस मतलब होता है छूट, गैप कितना दे रहे हैं आप। हो गया। अगला है रिविट की लंबाई। तो रिविट की लंबाई जो सेंक की लंबाई होगी वही रिविट की लंबाई होगी। अभी बताया था मैंने कि ना तो इसको लेना है और ना ही इसको लेना है, हमें बस बीच वाले हिस्से को लेना है, बीच वाले पार्ट को लेना है, इस लंबाई को लेना है, बस हो गया, ठीक है, इस लंबाई को लेना है हमें। तो ये जो आपकी सेंक की लंबाई है वही आपकी रिविट की लंबाई होती है। तो लेंथ ऑफ रिविट में लिखना सेंक की लंबाई ही रिविट की लंबाई होती है। तो लेंथ ऑफ सेंक आर लेंथ ऑफ रिविट, लेंथ ऑफ सेंक आर लेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, ये नॉमिनल डाया और होल डाया की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये लिख लिया, हमको ये नहीं पूछेगा, लेकिन हमने ये चीज़ लिख चुका है कि भैया नॉमिनल डाया जो होता है, यहाँ पर देखो नॉमिनल डाया जो होता है, नॉमिनल डाया से जो बड़ा होगा वो होल का डाया होगा। तो कितना बड़ा होगा? तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि आपका नॉमिनल डायामीटर 2 है तो होल का डायामीटर 2.2 होगा, ये 3 होगा तो 3.2 होगा, ये 4 होगा तो 4.2 होगा, ये 5 होगा तो 5.3 होगा, 6 होगा तो 6.3 होगा, 8 होगा तो 8.5 होगा, 11 होगा तो 10 होगा तो 11 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया आपको, बट ये जरूरी नहीं है ना। बस इतना याद रखना है कि नॉमिनल डाया से या नॉर्मल डाया से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, आपका होल का डाया होगा, ठीक है। तो लिखो लेंथ ऑफ होल का फॉर्मूला लिखना, लेंथ ऑफ होल, डेफिनेशन लिख लिया लेंथ ऑफ होल का, सॉरी लेंथ ऑफ होल नहीं, क्या बोल दिया, हाँ, लेंथ ऑफ रिविट का डेफिनेशन लिख लिया आपने कि सर जो सेंक की लेंथ है वही होती है ना,
उसके बाद में अलग अलग लेंथ को हम देखते हैं। नीचे लिखना है यहाँ पर फॉर स्नैप हेड। स्नैप हेड, स्नैप हेड के लिए जो लेंथ होगी, स्नैप हेड के लिए जो लेंथ होगी वो L इक्वल्स टू टी प्लस 1.5, टी प्लस 1.5 इंटू डी, टी प्लस 1.5 इंटू डी। टी क्या है सर यहाँ पर? टी क्या है यहाँ पर? प्लेट की थिकनेस, ठीक है, उन दोनों प्लेट की थिकनेस है, ठीक है। एल तो सेंक की क्या है? लंबाई। और डी क्या है सर? सेंक डाया। डी क्या है? सेंक डाया, ठीक है। यहाँ पर डी लिख लेंगे, सेंक डाया है ना। यहाँ पर ओनली रिविट डाया लिखा हुआ है, सेंक डाया। दूसरा लिखेंगे फॉर काउंटर सेंक हेड। दूसरा लिखेंगे फॉर काउंटर सेंक हेड। जो आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला हेड देखो थोड़ा काउंटर है इस प्रकार से। ये आपका सेंक है और ये टेल है, तो ये काउंटर सेंक हेड है। इसके लिए लेंथ जो होती है t प्लस 0.6 डी, t प्लस 0.6 डी, t प्लस 0.6 डी, t प्लस 0.6 डी, t प्लस 0.6 डी हो गया। चलिए इसके बाद में लिखिएगा बेसिक टर्म। बेसिक टर्म यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिखिएगा बेसिक टर्म यूज इन रिवेटिंग। बेसिक टर्म यूज्ड 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 इन रिवेटिंग। विवेक सिंह क्या बोल रहे हैं सर, लेक्चर 11 कहाँ पर है? देखिए विवेक, कुछ लेक्चर्स जो है ना वो ऐप पर डले होंगे, इसलिए आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहे होंगे। एक दो लेक्चर्स जो होंगे आपके वो ऐप में डल गए होंगे, इसलिए आपको पब्लिक नहीं हुआ होगा वो। बेसिक टर्म में देखिए फर्स्ट पहला लिखिएगा मार्जिन। मार्जिन पहला लिखिएगा मार्जिन। पहला लिखिएगा मार्जिन। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट से ध्यान दो, ये यहां पर दिखाया गया, इस प्लेट से पहले लिख लो मार्जिन। मार्जिन, ठीक। ये आपके पास में देखो ये प्लेट दिख रही है, इस प्लेट से ये जो पहला कील है, ये जो पहला कील है, ये जो पहला रिविट है, इसके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है, या पहले कील की सेंटर डिस्टेंस से जो प्लेट का एंड है, ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी मार्जिन। ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी मार्जिन। तो लिख लेंगे प्लेट की किनार से पहले रिविट के केंद्र के बीच की दूरी, प्लेट के किनार से पहले रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है। और इस मार्जिन को हम जो रिविट का डायामीटर है उसका 1.5 गुना रखते हैं। रिविट के डायामीटर का हम 1.5 गुना
रिविट के डायामीटर का हम 1.5 गुना रखते हैं, ठीक है। वो लिखा हुआ है मार्जिन इक्वल्स टू 1.5 इंटू डी। क्या? हाँ लिखिए, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एज एंड सेंटर ऑफ फर्स्ट रिविट, सेंटर ऑफ फर्स्ट रिविट, इसके बाद दूसरा लिखिएगा पिच, दूसरा लिखिएगा पिच, पिच, पिच क्या होगा देखिए, ये हमारे पास एक कील लगा हुआ है, एक रिविट है और दूसरा रिविट ये है। इन किसी एक रो सॉरी कॉलम में, किसी एक कॉलम में लगातार या कंटिन्यूअस 2 रिविट के बीच के केंद्र की दूरी पिच कहलाता है, पिच कहलाता है। और ये दूरी उस रिविट के सेंक के डायामीटर की लगभग 3 गुनी होती है। लगभग कितनी होती है? 3 गुनी। मतलब रिविट का जो पिच है वो सेंक के डायामीटर का 3 गुना होता है। किसी कॉलम में उपस्थित लगातार 2 रिविट के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी या उन रिविट के केंद्र के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को पिच कहते हैं, को पिच कहते हैं जी। हाँ, रिविट डाया या फिर उसको हम बोल दें सेंक डाया। अगला लिखेंगे डायामेट्रल पिच, the vertical distance between center of 2 continuous rivet, the vertical distance between center of 2 continuous rivet। हो गया। अगला लिखो डायगोनल और डायामेट्रल, 2 बची हुई है ना, तो अब डायगोनल देखते हैं और डायामेट्रल। ये है आपका डायामेट्रल, डायामेट्रल पिच, पिच, और ये है आपका डायगोनल पिच, ये है आपका डायगोनल पिच, डायगोनल पिच, विकर्णी पिच और व्यास पिच। तो 2 अलग अलग कॉलम, 2 किनारे किनारे वाले कॉलम, या इसको रो बोले है ना, रो के 2 कंटिन्यूअस कील के बीच की सेंटर डिस्टेंस डायामेट्रल पिच कहलाती है। या द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन, the horizontal distance between center of 2 continuous rivet। ये डायग्राम बना लो तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। और डायगोनली लेंथ पर जो होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगा डायगोनल पिच, डायगोनली जो होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगा डायगोनल पिच, डायगोनल पिच। हो गया।
आगे देखते हैं, अगली हेडिंग होगी रिविट जॉइंट, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिविट जॉइंट दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका लेप जॉइंट, लेप जॉइंट, लेप जॉइंट मतलब एक प्लेट ऐसी लगी हुई है, दूसरी प्लेट ऐसी लगी हुई है और उस पर यहाँ पर रिविट लगा दिया गया, उस पर यहाँ पर कील लगा दिया गया, दैट इज रिविट जॉइंट, है ना। और ये रिविट कैसा है, लेप वाला है, तो इसको लेप रिविट जॉइंट कहते हैं। अब ये जो लेप रिविट जॉइंट है ये दो प्रकार का होगा, सिंगल और डबल। सिंगल लेप जॉइंट और दूसरा डबल लेप जॉइंट, सिंगल लेप जॉइंट और दूसरा डबल लेप जॉइंट। अब ये जो सिंगल लेप जॉइंट और डबल लेप जॉइंट है, इनमें जो सिस्टम होते हैं वो दो सिस्टम यूज होते हैं। एक तो चैनिंग सिस्टम, चैन में कनेक्ट होंगे, या तो वो जिगजैग होंगे, जिगजैग। चैन में होंगे रिविट या तो वो जिगजैग होंगे। सिंगल लेप जॉइंट कैसा होगा, देखो यहाँ पर दूसरे कलर से डायग्राम से समझते हैं। सिंगल लेप जॉइंट कैसा होगा सर, सिंगल लेप जॉइंट कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से एक प्लेट होगी, दूसरी प्लेट यहाँ पर लगी होगी और ये होगा सिंगल लेप। डबल लेप जॉइंट कैसा होगा, एक प्लेट यहाँ पर होगी, दूसरी प्लेट यहाँ पर होगी और ये हो गया डबल लेप, ठीक है। तो ये सिंगल लेप, डबल लेप। अब चैन और जिगजैग, चैन और जिगजैग इधर देखो यहाँ पर बना दे रहा हूँ। चैन सिस्टम मतलब प्लेट में कील कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, तो ये चैन सिस्टम कहलाएगा। और जिगजैग मतलब प्लेट में आपके कुछ कील इस प्रकार से लगे हुए हैं, जिगजैग फॉर्म में, इस फॉर्म में कील लगे हुए हैं, तो इसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। क्या नहीं, यहाँ पर तो दो से ज़्यादा लगेंगे, इस टाइप से लगेंगे, लेकिन इनके सिस्टम दो होंगे। प्लेट है, डबल लेप हो रहा है, देखो एक लेप ऊपर हो रहा है और दूसरा लेप नीचे हो रहा है, इस प्रकार से है। एक प्लेट ये रखी हुई है, दूसरी ये रखी है, यहाँ पर दूसरा रख दिया, एक ये हो गई, दूसरी ये और ये ऐसा लगा दिया, हाँ डबल लेप कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा जॉइंट क्या होगा, बट जॉइंट। दूसरा जॉइंट क्या होगा, बट जॉइंट, इधर लिख लो। दूसरा जॉइंट होगा बट जॉइंट। बट जॉइंट का मतलब क्या होता है सर, कि एजेस टू एजेस जॉइंट होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका कील लगा दिया जाएगा, एजेस टू एजेस होता है। ये है आपका रिविट, ये है रिविट, ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट 2, ठीक है। एजेस टू एजेस जॉइंट होगा तो उसको बट जॉइंट कहते हैं। ये बट जॉइंट भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा सिंगल बट जॉइंट और दूसरा होगा डबल बट जॉइंट। दूसरा होगा आपका डबल बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट और डबल बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट और डबल बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट और डबल बट जॉइंट। हो गया, हो गया। अभी बता रहा हूँ ना, डायग्राम से चिंता क्यों कर रहे हो। हो गया, चलो ये वो काम हो गया। अब हम देखते हैं कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सिंगल रिविटेड लेप जॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिंगल रिविटेड लेप जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिविटेड जॉइंट है, और इसका उपयोग हम मोटी और पतली दोनों प्लेट के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मोटी और पतली दोनों के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मोटी और पतली प्लेट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सिंगल रिविटेड जॉइंट। सिंगल रिविटेड जॉइंट इस टाइप से, यहाँ पर अभी डायग्राम नहीं बनाया गया है, ये दिखाया गया है। ये है आपका सिंगल लेप जॉइंट। ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है ये क्या है, आपका सिंगल लेप जॉइंट। ये जॉइंट क्या है, सिंगल लेप जॉइंट है। तो ये सिंगल लेप जॉइंट में आप देखेंगे
तो सिंपल सा सिंगल लेप लगा दिया गया है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर रही हैं और इस टाइप का जॉइंट है। डबल लेप जॉइंट में क्या होगा? डबल लेप जॉइंट में आप देखेंगे तो 2 रो या 2 कॉलम काम करते हैं। डबल लेप में क्या करते हैं, 2 रो में जो कील लगे रहते हैं वो 2 रो में लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? 2 रो में लगे रहते हैं। इसके बाद में आपका इन्हीं में जो पैटर्न देखोगे आप लेप जॉइंट में, तो एक जिगजैग पैटर्न होगा और दूसरा होगा आपका चेनिंग पैटर्न होगा, है ना। तो जिगजैग पैटर्न या चेनिंग पैटर्न कैसे होता है? तो अभी हमने जिगजैग में देखा, यहाँ पर कहीं दिखा रहा है, ये है, ये जो आपके सामने दिखा रहा है ये आपका चेनिंग पैटर्न है और ये आपके सामने जो दिखा रहा है ये है जिगजैग पैटर्न। ये कैसा पैटर्न दिख रहा है सर? जिगजैग पैटर्न। अरे यार क्या हो रहा है, ये जिगजैग पैटर्न है। ये पैटर्न कैसा है? जिगजैग है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चेनिंग और जिगजैग में मजबूत कौन सा होता है? चेनिंग और जिगजैग में मजबूत कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है जिगजैग वाला मजबूत होगा, हर जगह पर कील लगे हुए हैं, है ना। तो जिगजैग वाला क्या होता है? मजबूत होता है। जिगजैग वाला चेनिंग के कंपैरिजन में मजबूत होता है। जिगजैग वाला चेन के कंपैरिजन में मजबूत होता है। तो यहाँ पर लिख लेना, अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, देखो ये 1 2 3 4 इस टाइप से दिख रहे हैं, घुमा के पूछा गया है कि अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आपको रिविट दिख रहे हैं तो ये किस क्या कहलाएगा? ये चेनिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? चेन रिविट कहलाएगा। और अगर इस प्रकार से रिविट है, इस प्रकार से रिविट है, ये त्रिभुजाकार दिख रही होंगी संरचना, है ना। तो अगर ये त्रिकोणात्मक संरचना दिख रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिगजैग रिविट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? जिगजैग रिविट कहेंगे। अगर त्रिकोण के फॉर्म में दिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे सर? जिगजैग कहेंगे। ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रक्शन से दिख रहा था, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये कंस्ट्रक्शन से दिख रहा था कि अगर स्क्वायर दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे आपका चैन, और ट्राइंगल दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे जिगजैग। ठीक है, बट जॉइंट का डायग्राम देख लो, बस नाम याद रखो, सारी चीजें बन जाएंगी। बट जॉइंट में क्या होगा? एजेस टू एजेस जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने वो देखा होगा, यहाँ पर ये एज से ये एज जुड़ गई है, तो बीच में जो कील लगा होगा इस टाइप का, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ऐसे कील लगेगा, आधा इधर चले जाएगा, आधा इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, वो एजेस टू एजेस, ये एज है, इस एज से जुड़ना है, तो आधा कील यहाँ चला गया, आधा फंसा हुआ है, उसको यहाँ डाल देंगे। जो आपके लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं देखा होगा ना आपने, तो उस पर अधिकांश यूज करा जाता है। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला लिखेंगे, कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन, ये आपको दिखाया गया है सिंगल, जैसे यहाँ पर देखो सिंगल स्ट्रिप, और वो उधर पर जो दिखाया गया है डबल स्ट्रिप है ना। मतलब यहाँ जो जोड़ा गया है वो एज टू एज जोड़ा गया है, ऐसा दिखाया गया है। हाँ, ऐसे दिखाया गया है वो। ठीक है, और लेप मतलब इस प्रकार से जॉइंट होगा, ये एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लेप हो गया, और यहाँ पर ये कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट है। या तो ऐसा कर दो या तो ऐसा कर दो। हाँ, ये एजेस टू एजेस है मतलब बट होगा, और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है मतलब ये आपका लेप जॉइंट होगा। अब लिखो हैंडलिंग टूल, टूल फॉर रिविट हैंडलिंग, टूल फॉर रिविट हैंडलिंग, रिविट को हैंडल करने के लिए उपयोग होने वाले टूल, रिविट को हैंडल करने के लिए उपयोग होने वाले टूल। यहां से क्वेश्चंस उठते हैं भैया। पहला लिखोगे रिविट सेट, पहला लिखोगे रिविट सेट,
पहला लिखोगे आप रिविट सेट, पहला लिखोगे आप रिविट सेट। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी होल में रिविट को सेट करने के लिए इसका यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो छिद्र में रिविट को सेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। छिद्र में रिविट को सेट करने, चाहे तो ये लिख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है, बट छिद्र में रिविट को सेट करने के लिए रिविट सेट का उपयोग करते हैं। एक ऐसा रिविट सेट इस टाइप का बना हुआ आता है, जैसे मान लीजिए ये होल हमने कर दिया है, तो यहाँ पर एक रिविट सेट इस टाइप से गाला बना रहेगा, बस आपको वहाँ रिविट डालना है और ठोक देना है, ठीक है। रिविट सेट हम जनरली, आपने देखा होगा इन जगह पर हाथ का यूज़ कर लेते हैं, ऐसा देखा है, उधर ध्यान दो, हाथ का यूज़ कर लेते हैं। तो हाथ का यूज़ ना करके हम टूल का यूज़ करेंगे, उस टूल को क्या बोलेंगे, रिविट सेट, रिविट सेट। तो रिविट सेट क्या करता है, ये दिख रहा है आपके डायग्राम के सामने, रिविट सेट ये दिख रहा है, ये रिविट सेट है, इस जगह पर लगाना है हमको। ये रिविट सेट में हमने रिविट को फिक्स किया और डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। दूसरा लिखो भैया डॉली, दूसरा लिखो डॉली, दूसरा लिखो डॉली। मोस्ट आईएमपी है, इसको रट लेना। ये क्या करता है, सहारा देने का काम करता है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, सहारा दे रहा है। देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये जो डॉली है ये क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है। अब किसको सहारा देगा, तो ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये टेल वाला पोर्शन है, ये कील का सैंक वाला पोर्शन है, और ये पोर्शन आपका क्या होगा, हेड वाला। ये पोर्शन क्या होगा, हेड वाला। तो ये हेड को सहारा देता है, सपोर्ट करता है। इट इज सपोर्ट द हेड ऑफ रिविट। इसका उपयोग रिविट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रिविट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है, रिविट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला लिखोगे स्नैप। डॉली के बाद लिखना स्नैप, डॉली के बाद लिखना स्नैप, ये है स्नैप। डॉली के बाद लिखना स्नैप, डॉली के बाद लिखना स्नैप। स्नैप का काम होता है, ध्यान देना, स्नैप का काम होता है भैया अंतिम आकार देने का, ठीक है। जो रिविट लगा दिए हैं उसको लास्ट अंतिम आकार देने का। जैसे यहां पर आकार, तो ये तो आपको डॉली से मिल गया ये आकार, लेकिन यहां पर नहीं मिला था, तो हमने क्या किया, स्नैप की हेल्प से इसको भी वैसे ही आकार दिया। तो अंतिम आकार देने के लिए स्नैप का यूज करते हैं। अगला लिखेंगे स्नैप, स्नैप, स्नैप। रिविटिंग के दौरान रिविट को अंतिम आकार देने के लिए, रिविटिंग के दौरान रिविट को अंतिम आकार देने के लिए स्नैप का यूज करते हैं। अगला लिखोगे, ये जरूरत नहीं है ना, कॉम्बिनेशन सेट का जरूरत नहीं है, और आपका हैंड रिविट का भी जरूरत नहीं है। चलो ये वाला लिख लो, है ना, एक ये लिख लो, हैंड रिविटर, हैंड रिविटर, हैंड रिविटर। खैर ये हमें पूछता नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए हैंड रिविटर।
अगला टूल लिखना है हैंड रिवीटर। आपके डायग्राम के सामने दिख रहा है, इस टाइप से आपका सामने पर कील लगा रहेगा और यहाँ पर एक अरेंजमेंट रहता है जिसको हम हाथ से दबाते हैं ना। ऐसा अगर हाथ से दबा दिए तो कील आगे जाके घुस जाता है। हाँ, कील फंस, जैसे आपका उस पर देखा होगा आपने, जो पेज फंसाने वाला पेंच रहता है ना, उस टाइप का रहता है ना। तो यहाँ पर हम कील को रखते हैं, यहाँ जॉब रख दिए, इस हैंडल को दबाए, इस पिस्टन ने इसको फोर्स प्रेशराइज किया, यहाँ से फोर्स लगाएगा और कील बाहर लग के यहाँ घुस जाएगा। बंदूक की गोली जैसे, सिंपल सा है ना। तो लिखो, इसका उपयोग हाथ से हैंडल को प्रेस करके कील लगाने के लिए किया जाता है। हैंडल से प्रेस करके कील लगाने के लिए किया जाता है। हो गया, लिखो, इट इज यूज फॉर हैंड रिविटिंग by using handle pressure. फिर अगला पॉइंट लिख लेना, इसका उपयोग तांबा तथा एल्यूमिनियम के रिविट को लगाने के लिए किया जाता है। जनरली इट इज यूज्ड फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम रिविटिंग या रिविटिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अगला लिखोगे भैया ड्रिफ्ट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला लिखोगे ड्रिफ्ट। लिखो, ड्रिल मशीन से जब हम कील लगाने के लिए कोई छेद करते हैं तो उस छेद को एक लाइन में रखने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो लिखना, इसका उपयोग रिविट के लिए किए गए छिद्र को अलाइन करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू अलाइन द ड्रिल होल या रिविटेड होल, ऐसा लिख ले, ड्रिल ना लिखे, रिविटेड होल लिख ले। इट इज यूज टू अलाइन द रिविट होल। इट इज यूज टू अलाइन द रिविट होल। इट इज यूज टू अलाइन द रिविट होल, ये है ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट का उपयोग ये जो रिविट किया गया होल है इसको एक लाइन में लाने के लिए करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा 2-3 प्लेट, अगर मैं जैसे मान लो 1 प्लेट, 2 प्लेट और तीसरी प्लेट है तो आगे पीछे हो जाता है कुछ, तो उसको हम सेम करके एडजस्ट करते हैं ना। हाँ, दैट इज ड्रिफ्ट, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये थे हमारे पास में क्या, बोलो, ये थे टूल्स रिविट के लिए। कौन कौन से टूल्स देख लिया सर हमने? रिविट सेट क्या करता है, रिविट को होल में जाने के लिए सेट करके देता है। डॉली क्या करता है, रिविट के हेड को सहारा देने का काम करता है। अगला, स्नैप क्या करता है, आखिरी उसको शेप देने का काम करता है। अगला, हैंड रिवीटर जो है वो हाथ से कील को लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एक गन जैसे दिखता है जिसमें ये लीवर अरेंजमेंट लगा होता है। अगला, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या करता है, होल को अलाइन करने का काम करता है। ठीक है, ये सब लिखवा दिया है मैंने, पिच वगैरह सब लिखवा दिया है ना। अगला लिखेंगे कल्किंग एंड फोल्डरिंग।
हाँ रिविट में ही है, कल्किंग एंड फोल्डरिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कल्किंग एंड फोल्डरिंग ऑफ रिविट, कल्किंग एंड फोल्डरिंग ऑफ रिविट, कल्किंग एंड फोल्डरिंग ऑफ रिविट, कल्किंग एंड फोल्डरिंग ऑफ रिविट। ये लीक प्रूफ जॉइंट के लिए, लीकेज को रोकने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? लीकेज को रोकने के लिए। तो लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग द्रव कंटेनर को रिसाव रहित बनाने के लिए किया जाता है। It is used to make the leak proof joint in a liquid container. ठीक है, पहला लिखोगे कल्किंग, पहला लिखेंगे कल्किंग ऑपरेशन, कल्किंग ऑपरेशन, पहला लिखेंगे कल्किंग ऑपरेशन। देखिए कल्किंग में हमको ये याद देखना है कि प्लेट की किनार, प्लेट की किनार और रिविट के हेड दोनों को यहाँ पर फोकस किया जाता है, या दोनों को यहाँ किनारे चिपकाया जाता है। ठीक है, रिविट की किनार एज और रिविट के, सॉरी प्लेट के एज और रिविट के हेड, कैसा ये है, हमको देखो ये है आपका रिविट का हेड और ये है इसकी एज, इसको किनारे लाके चिपकाने की कोशिश की जाती है, मेटल से मेटल चिपकाने की कोशिश की जाती है ताकि उस कील से लीकेज ना हो। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें रिविट के हेड तथा प्लेट के किनारों को पास में लाकर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे रिसाव रुक जाता है। लिखो इंग्लिश में, in this operation the rivet head and plate edge closely jointed। आपको दो चीज माइंड में रखना है। पहला क्या कि कलरिंग है, मतलब रिविट का हेड और एज, रिविट का हेड और एज। अगर मैं रिविट का हेड और एज दो चीज है तो कलरिंग है। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे फुल रिंग, अगला लिखेंगे फुल रिंग। अब नाम से समझ में आ रहा है, फुल रिंग में क्या होगा, ओनली प्लेट के कोनों को दबाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, प्लेट के कॉर्नर्स को जोड़ के हम उसको फ्लेन कर देते हैं। तो लिखिएगा, अब यहाँ पर रिविट का हेड नहीं आया, समझना, रिविट का हेड और प्लेट के किनार दो वर्ड आ गए, मतलब क्या कर रहे हैं आप, कलरिंग कर रहे हैं। और ओनली रिविट के कोने हैं या सॉरी रिविट नहीं, प्लेट के कॉर्नर हैं या प्लेट की एजेस हैं, प्लेट के कोने को जोड़ के बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा आपका फुल रिंग।
तो लिखो, इसमें प्लेट के कोने को दबाकर सतह को बराबर किया जाता है ठीक है। इन दिस ऑपरेशन प्लेट कॉर्नर are compressed for joint. अब नीचे नोट करके लिखना, दो चीजें हमने देख ली है, हेड और एज को दबा के या किनारे लाके किया जाएगा तो आपका कलरिंग है, और कॉर्नर्स को आपस में चिपकाया जाएगा या किनारों को आपस में चिपकाया जाएगा तो वो फुल रिंग है। ठीक है, नीचे नोट करके लिखना, फुल रिंग मजबूत जोड़ देता है, फुल रिंग मजबूत जोड़ देता है, फुल रिंग मजबूत जोड़ देता है। फिर लिखो अगला लिखना, कर्किंग तथा फुल रिंग के लिए प्लेट के किनारों को 80 से 85 डिग्री तक झुकाया जाता है, प्लेट के किनारों को 80 से 85 डिग्री तक झुकाया जाता है। हाँ, प्लेट के कॉर्नर्स को हम 80 टू 85 डिग्री तक इंक्लाइंड कर देते हैं। तो आपको यहां पर तीन चीज याद रखना है, पहला देखो एंगल, दूसरा दोनों में मजबूत कौन होता है, और तीसरा अगर एज के साथ में हेड दिया हुआ है तो क्या आएगा, और ओनली कॉर्नर दिया हुआ है या एज दिया हुआ है तो क्या आएगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है ना बाकी चीजों की। चलो, इसमें रिवीट के जोड़ देखते हैं, उसके इफेक्ट देखते हैं, कौन से इफेक्ट हैं, रीजन देखते हैं, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं उसको देखेंगे। जैसे कि आपके सामने पर यहाँ पर दिखाया गया है कि रिविट का जोड़ कुछ इस प्रकार से होता है, एक प्लेट में यहाँ पर देखो होल इधर दिख रहा है और दूसरे प्लेट में यहाँ पर इधर दिख रहा है। मतलब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, सर इसमें हो रहा है शेयर। क्या हो रहा है यहाँ पर, शेयर। देखो ये आगे इधर बढ़ रहा है, ये आगे इधर बढ़ रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहा है, शेयर। तो यहाँ जो कील लगा होगा, वो एक्चुअल में ऐसा लगना चाहिए था। देखो यहाँ जो रिविट लगा होगा वो ऐसा लगना चाहिए था, लेकिन एक प्लेट आगे बढ़ गई तो यहाँ पर ये पोर्शन इधर फोर्स इधर लग रहा है, और ये प्लेट यहीं रह गई, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ से रिविट कटने का सोचेगा या यहाँ से रिविट जो है कट जाएगा, ऐसा दो पार्ट में शेयर हो जाएगा। तो सर इसका प्रभाव क्या कहलाएगा, रिविट में शेयरिंग हो रही है। अगर इस प्रकार का हमको डायग्राम दिखाता है, खैर आप जब बड़े लेवल पे जाओगे तो आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ शेयर लोड का कैलकुलेशन नहीं करना है। शेयर लोड के कैलकुलेशन के बारे में नहीं पूछेगा। अगर शेयर लोड का कैलकुलेशन पूछता तो हम बोल सकते थे कि सर यहाँ शेयर स्ट्रेस इनटू शेयर एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बट हमको कैलकुलेटिंग पार्ट नहीं पूछेगा। आपको ये डायग्राम पूछ लेगा कि जो डायग्राम दिखाया गया है ये डायग्राम किस चीज़ को बताता है। तो आप देखिए कील का आधा हिस्सा इधर जा रहा है, आधा हिस्सा इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो सर अभी हमने पढ़ा है कि होल कम से कम कितना होना चाहिए,
मिनिमम डायामीटर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, दोनों प्लेट की थिकनेस, यहाँ से जो थिकनेस है टी इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन गलती से अगर प्लेट की जो मोटाई की तुलना है या प्लेट की जो मोटाई है उससे रिविट का व्यास क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब ये बराबर ना हो, उस स्थिति में क्या आएगा सर, उस स्थिति में शेयरिंग आएगा। तो शेयरिंग होने का कारण क्या है, तो आप बोलोगे सर प्लेट की मोटाई की तुलना में रिविट का छोटा व्यास, ये मेन रीजन है, ठीक है। मतलब डी मिनिमम जो है वो छोटा हो जाए किससे, थिकनेस से, तब शेयरिंग होगा, तब शेयरिंग होगा। कैसे बचा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, डायामीटर को थोड़ा बड़ा कर दें या सही डायामीटर का हम चयन कर लें। अगर प्लेट की मोटाई मान लीजिए ज़्यादा है तो हम थोड़ा बड़ा डायामीटर वाला रिविट ले लें, या प्लेट की मोटाई कम है तो कम डायामीटर वाला ले लें। तो डिपेंड करता है सही डायामीटर का आपने चयन करें जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगला देखिए, अगला कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जिसको हम क्रसिंग कहेंगे। क्रसिंग मतलब वो चूर चूर हो जाएगा कील, या कील दब के क्रस हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अभी ये टॉप व्यू दिख रहा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये कील क्या है, क्रस हो रहा है, चूर चूर हो जा रहा है। क्रस कब होगा, क्रस कब होगा सर, जब प्लेट की थिकनेस जो है, प्लेट की थिकनेस जो है उससे ज़्यादा क्या हो जाए, डायामीटर, उससे ज़्यादा क्या हो जाए, डायामीटर, तब वो क्रस कर देगा, तब वो क्या कर देगा, क्रस कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है, अगर ऐसा डायग्राम आपको बताया कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो आपको बताना ये क्रसिंग के लिए, किसके लिए है, क्रसिंग के लिए। और क्रसिंग कब होगी, जब प्लेट की जो थिकनेस है वो रिविट के डायामीटर, मतलब प्लेट के मोटापे की तुलना में रिविट का डायामीटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। या हम बोले कि सर प्लेट की थिकनेस की तुलना में डायामीटर का वैल्यू आपको ज़्यादा दिखा रहा हो, डी मिनिमम ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति में होगा, तब भी क्या करोगे, सही डायामीटर का चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। अगला जी, अगला अगला है आपका स्प्लिट। अगला क्या है आपका, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, दो पार्ट में बट जाना, दो पार्ट में टूट जाना, दो हिस्सों में अलग अलग हो जाना। तो ये दो हिस्सों में कब अलग अलग हो जाएगा, जब आप कील को किनारे किनारे रखते हैं तो आप देखते हैं प्लेट टूट जाती है बीच से, दो हिस्से में अलग अलग हिस्सा हो जाता है, ये आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। कील के जो जॉइंट वाला जो प्लेट का हिस्सा है वो आधा कट के इधर चला जाएगा और आधा कट के इधर आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब आप बहुत नज़दीक में क्या करते हैं, कील लगाते हैं, जब आप बहुत नज़दीक में कील लगाते हैं उस स्थिति में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। या ड्रिल या पंचिंग किनारे किनारे करते हैं तब वो स्प्लिट हो जाता है, दो टुकड़ों में बट जाता है। तो दूरी सही रखें, ड्रिल या पंच के बीच की दूरी सही रखें, ठीक है। कितनी होना चाहिए, तो सर इसका जो पिच है वो 3D होना चाहिए, मतलब उसके खुद के डायामीटर का 3 गुना होना चाहिए कम से कम। अगला जी, अगला होता है टीरिंग। टीरिंग मतलब होता है जब तनन लोड लगता है, टेंसाइल लोड लगता है तो वो फटने लगता है, कुछ इस प्रकार से दरार आने लगती है, कुछ इस प्रकार से फटने लगता है, तनन होने लगता है खिंचाव के कारण, ठीक है। तो टीरिंग मतलब कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में टेंसाइल है, टेंसाइल है, तनन लोड वाला है, कि जब तनन लोड लगेगा तो इसमें टीरिंग डेवलप हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब प्लेट कैसी हो, कमजोर हो, जब प्लेट कैसी हो, कमजोर हो, ठीक है। मतलब इस छेद के किनारे प्लेट अगर कमजोर होती है तो वो टेंसाइल टेयरिंग हो जाती है, वो खिंच जाती है और ब्रेक हो जाएगी। तो आपको डायग्राम देख के ये बहुत कम आएंगे, इधर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछ सकता है, बट यहाँ से क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि सर अगर इस प्रकार का डायग्राम है तो बताइए इसमें कौन सा इफेक्ट डेवलप हो रहा है। आप बोलेंगे सर शेयरिंग हो रहा है, इस प्रकार से दिखाया गया है तो ये किसके लिए है सर, क्रसिंग के लिए है। और अगला जो है,
अगला जो इस प्रकार से डायग्राम दिखा है ये स्प्लिट के लिए है और ये आपका टीयरिंग के लिए है। टीयरिंग कब होती है? जब छेद के किनारे की प्लेट क्या हो, कमजोर हो। ठीक है। स्प्लिट कब होता है? स्प्लिट कब होता है? जब किनारे किनारे पर छेद हो या ड्रिल किया हो। क्रशिंग कब होता है? जब डायामीटर बड़ा हो प्लेट की थिकनेस की तुलना में, और जब डायामीटर छोटा हो तब क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है। ये इफेक्ट हो गए और यहाँ पर आपका ये होता है खत्म। हो गया, नोट कर लिए। ये हो गया खत्म। अगली हेडिंग रहेगी हमारी बोल्ट एंड स्टड्स। अगली हेडिंग रहेगी बोल्ट्स एंड स्टड्स। रिविट खत्म। हेडिंग डाल लो बोल्ट एंड स्टड्स। नहीं, बोल्ट एंड स्टड सेमी परमानेंट नहीं है। सेमी परमानेंट का तो कल खत्म हो गया ना। एक तो शोल्डर था और दूसरा रिविटिक था, तो रिविट खत्म कर दिया मैंने। हाँ, ये टेम्परेरी जॉइंट में है ना, अस्थाई जोड़ में आते हैं ये, नट एंड बोल्ट जॉइंट। ठीक है। तो पहले बोल्ट देखते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी नट एंड बोल्ट जॉइंट। नट एंड बोल्ट जॉइंट। हेडिंग रहेगी हमारी नट एंड बोल्ट जॉइंट। हेडिंग रहेगी हमारी नट एंड बोल्ट जॉइंट। नट एंड बोल्ट जॉइंट। नट एंड बोल्ट जॉइंट। उसमें सबसे पहला लिखोगे बोल्ट जॉइंट। बोल्ट जॉइंट। ठीक है। तो लिखेंगे यह एक अस्थाई जोड़ है। ये दिख रहा है एक डायग्राम में। यह एक अस्थाई जोड़ है। ये देखो, इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है। यह एक अस्थाई जोड़ है। ये वाला बोल्ट है और ये वाला नट है। यह एक अस्थाई जोड़ है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग दो बॉडी को या दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए एक एक से देखते हैं हम। बोल्ट। हो गया इतना। इसके बाद में लिखिएगा बोल्ट का मटेरियल। बोल्ट का मटेरियल जो सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ चीज़ें लिख ले। बोल्ट का मटेरियल। बोल्ट का मटेरियल है ना, मटेरियल की हम बात करेंगे। हो सकता है इसमें आगे पीछे दिया। बोल्ट का मटेरियल। मटेरियल में जनरली बोल्ट को माइल्ड स्टील से यूज़ किया जाता है, सॉरी बनाया जाता है। एमएस का बोल्ट बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा एमएस का बोल्ट बनाते हैं। बट कुछ उपयोग के आधार पर आप तांबे का यूज़ कर सकते हो, कॉपर का यूज़ कर सकते हो, कहीं कहीं पर पीतल का यूज़ भी कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा जो बोल्ट देखने को मिलेंगे वो बोल्ट आपको
माइल्ड स्टील के मिलेंगे, जिसको हम लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं, है ना। तो लो कार्बन स्टील के मिलेंगे, ठीक है। बट कहीं कहीं पर आप तांबा भी बना सकते हैं यूटिलाइजेशन के आधार पर, या फिर आप कहीं कहीं पर पीतल का भी बना सकते हैं, ठीक है, पीतल का भी बना सकते हैं। बट हमको ध्यान रखना है किसका, एमएस का, माइल्ड स्टील का। हाई कार्बन स्टील का नहीं बनाएंगे, हाई कार्बन स्टील तो आपका हार्ड हो जाएगा। हाँ, उसको वही रहता है, हाई कार्बन स्टील रहता है ना, उसका कोई अलग से नाम नहीं है। लो कार्बन स्टील में दो होते हैं, एक होता है डेड स्टील और दूसरा होता है माइल्ड स्टील, है ना। तो हम डेड स्टील का यूज़ तो कहीं नहीं करते, बहुत नरम होता है, माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। हो गया। फिर लिखिएगा टाइप्स ऑफ बोल्ट, 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 बोल्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बोल्ट, बोल्ट के प्रकार। शायद इस पे नहीं है, मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बोल्ट देख लेता हूँ कहीं अगर यहाँ हो तो। नहीं है ना, टाइप्स ऑफ बोल्ट यहाँ नहीं है। चलो लिखो, टाइप्स ऑफ बोल्ट में पहला लिखोगे, इस पर डायग्राम दिख जाए तो ठीक है, ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहला लिखेंगे हेक्सागोनल बोल्ट, ये फिटिंग के आधार पर है बोल्ट। ये पहला लिखेंगे टाइप्स ऑफ बोल्ट में। चलो इधर पर इस पे लिख लेते हैं, अभी फिर देखेंगे इसका डायग्राम, है ना। हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, ये हेड के आधार पर है ना, हेक्सागोनल बोल्ट। आपको नट बोल्ट ही नहीं पता, इस प्रकार का हेड रहेगा इसका, ठीक है। हेक्सागोनल शेप का हेड रहेगा। अब क्या, यहाँ पर देखो, ये आपका इस पार्ट में थ्रेड्स लगी रहती हैं, जिस पार्ट में थ्रेड रहती हैं, जिस पार्ट में चूड़ियाँ लगी रहती हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी, या सैंक वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होगा उसका हेड, यहाँ पर होगा उसका हेड। तो ये हेड कैसा रहता है, हेक्सागोनल। हेड कैसा रहता है, हेक्सागोनल। हेड इसका हेक्सागोनल रहेगा, इस प्रकार का हेड रहेगा इसका हेक्सागोनल, जिसमें जो चेम्परिंग जो रहती है किनारे पर, ये 30 अंश की रहती है, 30 अंश की रहती है। तो लिखो, लिखना है इसमें, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बोल्ट है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बोल्ट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बोल्ट कौन सा है आपका, हेक्सागोनल। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके हेड के किनारों को 30 अंश पर चैम्फरिंग की जाती है। इसके हेड के किनारों को 30 अंश पर चैम्फरिंग की जाती है, 30 अंश पर चैम्फरिंग की जाती है, ठीक है। अगला लिखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो हेड को छोड़कर मापते हैं। इसकी लंबाई हेड को छोड़कर मापते हैं, मतलब ये हेड को छोड़ देंगे,
देन इसकी लेंथ मापेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगा डायग्राम में। इसकी लंबाई हेड को छोड़कर मापते हैं। इसकी हेड की जो मोटाई है वो डायामीटर के 80% से 100% के बीच में होती है। इसके हेड की जो मोटाई है, हेड की जो थिकनेस है वह 0.8 से लेके 1D के बीच में लाई करती है। D जो है वो सैंक या बॉडी का डायामीटर है। D जो है वो सैंक या बॉडी का डायामीटर है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बोल्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे हेक्सागोनल हेड बोल्ट, ठीक है। दूसरा बोल्ट लिखेंगे आप स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट। सेकंड बोल्ट है आपके पास स्क्वायर बोल्ट, मतलब इसका जो हेड है वो कुछ इस प्रकार से स्क्वायर रहेगा। अच्छा, इसका यूज़, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ग्रू या खांचे, और खांचा कैसा रहेगा, स्क्वायर ही है ना। ग्रू के अंदर, खांचे के अंदर बोल्ट के हेड को डालना हो। मतलब जिस पार्ट में आप, जैसे मान लीजिए साफ्ट वगैरह में देखेंगे, या साफ्ट वगैरह में कोई बेल्ट कसते हैं या पुली वगैरह में कसते हैं, तो आपको आउटर सरफेस प्लेन चाहिए होता है। तो प्लेन चाहिए होता है तो आप देखते हैं बोल्ट का हेड भी उसके अंदर चला जाता है ना। पुली की आउटर सरफेस पर आप देखते हैं स्क्वायर टाइप का छेद बना रहता है और बोल्ट उसके अंदर जाके फंस जाता है, तो वो होता है स्क्वायर बोल्ट। वो क्या होता है, स्क्वायर बोल्ट। किस चीज में, एमएम पे रहेगी। तो एमएम नहीं है बेटा, ये गुना है। 0.1 से लेके 1 टाइम्स ऑफ डी, डायामीटर का 0.1 से लेके 1 गुना तक। मतलब उसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी मोटाई 0.8 डी से लेके डी तक होती है, ऐसा लिख सकते हैं उसको। ये आपका बॉडी का डायामीटर है, बोल्ट की बॉडी का डायामीटर। हो गया। अगला लिखो टी हेड बोल्ट। अगला लिखोगे टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट, ये हेड के आधार पर चल रहे हैं अभी, है ना। टी हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट लिखो उसका इंग्लिश में। इट इज यूज टू, स्क्वायर बोल्ट में लिखो इंग्लिश वाले, इट इज यूज टू फिट इन स्क्वायर ग्रूव। ठीक है, स्क्वायर ग्रूव। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि स्क्वायर बोल्ट का हमारे डीजल मैकेनिक में कहाँ यूज होता है, तो स्क्वायर बोल्ट का डीजल मैकेनिक में यूटिलाइजेशन, जहाँ शाफ्ट और बैरिंग को फिट करना हो, शाफ्ट और बैरिंग को फिट करना हो, उस जगह पर जनरली यूज करते हैं हम किसका, स्क्वायर बोल्ट का। या आपने देखा होगा, आप जो शाफ्ट और बैरिंग वाला पोर्शन होता है या शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, बैरिंग वाले पोर्शन पे आपको कुछ ऐसा खांचा बना हुआ, स्क्वायर खांचा बना हुआ दिखाई देता है। देखा है, नहीं देखा, चलो याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इस टाइप से यहाँ पर एक खांचा बना रहेगा, और जब ये बोल्ट अंदर की ओर कस जाएगा तो बोल्ट का हेड भी यहाँ पर फंस जाता है, बोल्ट का हेड भी यहाँ पर फंस जाता है। अगला है टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट का उपयोग हम करते हैं अगर मान लीजिए कोई मशीन पार्ट को टेबल के ऊपर रखना हो, या क्लैंपिंग डिवाइस का यूटिलाइजेशन करना हो। जैसे कोई क्लैंपिंग डिवाइस है, या मशीन टेबल पर किसी जॉब को रखना है, या वर्क टेबल पर किसी जॉब को रखना है और उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो उसमें जो बोल्ट यूज होता है वो कौन सा बोल्ट यूज होगा, टी हेड बोल्ट। कौन सा बोल्ट यूज होगा, टी हेड बोल्ट। तो टी हेड बोल्ट का यूज कहाँ हम करते हैं, तो हम लिखेंगे सर मशीन टेबल में
जॉब को रखने के लिए, या फिर हम लिख सकते हैं क्लैंपिंग, क्लैंपिंग डिवाइस में क्लैंपिंग डिवाइस या होल्डिंग डिवाइस में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, टी हेड बोल्ट का यूज, हाँ इंग्लिश में लिख लो, इट इज यूज फॉर क्लैंपिंग एंड मशीनिंग टेबल। फिर लिखो टेपर बोल्ट। टेपर बोल्ट, टेपर बोल्ट, टेपर बोल्ट, इसका एक हिस्सा में हेड होता है तथा दूसरा हिस्सा टेपर होल में फिट किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई टेपर बोल्ट है, टेपर बोल्ट है तो ये कहाँ पर यूज होगा, टेपर होल में ही जा पाएगा। तो लिखो इसका एक हिस्सा में हेड होता है तथा दूसरा हिस्सा टेपर होल में फिट किया जाता है, तथा दूसरा हिस्सा टेपर होल में फिट किया जाता है, टेपर होल में फिट किया जाता है। अगला है आपका हुक बोल्ट। हुक बोल्ट देखो इस टाइप से कुछ बना रहता है, एक साइड पर हम हुक लगा देते हैं और इधर पर आपका थ्रेडिंग सिस्टम है। जहाँ टेपर होल होगा, टेपर छिद्र होगा, उस पर टेपर बोल्ट का यूज करते हैं। ध्यान दो, मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई चीज़ फंसाना है तो मैंने इधर हुक लगा दिया, हुक लगा के यहाँ पर बोल्टिंग सिस्टम लगा दिया और उसको नट से कसते जाऊंगा तो वो खिंच के आ जाएगा, है ना। तो उन जगह पर इसका यूटिलाइज किया जाता है। क्या, हाँ देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। तो लिखो इसका एक पार्ट छेद में फिट किया जाता है तथा दूसरे पर हुक लगा रहता है। फिर लिखो हेडलेस टेपर बोल्ट, दूसरे पर हुक लगा रहता है। अगला लिखो हेडलेस टेपर बोल्ट। ये बोल्ट टेपर तो होगा लेकिन इसमें हेड नहीं होगा। ये बोल्ट टेपर तो होगा, यहाँ थ्रेड लगी रहेंगी, थ्रेड लगी रहेंगी, लेकिन इसमें हेड नहीं होता, हेड नहीं होता है, इसमें हेड नहीं होता। इसका उपयोग ना हम पानी के जहाज़ों में करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग हम पानी के जहाज़ों में करते हैं। तो लिख लीजिएगा हेडलेस टेपर बोल्ट का उपयोग समुद्री जहाज के शाफ्ट कपलिंग में किया जाता है। इसका सैंक टेपर रहता है ना, इसका सैंक टेपर रहता है। इट इज यूज्ड इन मरीन शाफ्ट कपलिंग। फिर अगला लिखो आई बोल्ट।
आई बोल्ट। आई बोल्ट का यूज हेवी लोड को लिफ्ट करता है। इसका उपयोग हेवी लोड को उठाने में किया जाता है। इसका उपयोग हेवी लोड को उठाने में किया जाता है, भारी लोड को लिफ्ट करने या उठाने में किया जाता है। फिर लिखो एलन बोल्ट। एलन बोल्ट, एलन बोल्ट, एलन बोल्ट। तो एलन बोल्ट अलग से कुछ नहीं है, एक हेक्सागोनल शेप का ही बोल्ट होता है ये, है ना। तो लिख लो हेक्सागोनल बोल्ट। जैसा ही होता है, हेक्सागोनल बोल्ट जैसा ही होता है ये, हेक्सागोनल बोल्ट जैसा ही होता है ये। हेक्सागोनल बोल्ट जैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे बोल्ट खत्म कर दिए। हेक्सागोनल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें 30 डिग्री का चैम्परिंग यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा स्क्वायर, ये किसी छेद में जो बोल्ट का हेड घुसता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब स्क्वायर होल में या किसी ग्रूव में बोल्ट का हेड फिट करना हो उस जगह पर स्क्वायर बोल्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपका टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट आपका क्लैंपिंग या मशीन टेबल में जॉब को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में हमने टेपर बोल्ट पढ़ा। टेपर बोल्ट का काम क्या है, तो सर इसका जो एक तरफ हेड होता है और दूसरा जो सेंक होता है वो टेपर होते हुए टेपर होल में जाके लगता है। तीसरा है टेपरलेस, हेडलेस टेपर बोल्ट, जिसमें हेड नहीं होता, इसका सेंक टेपर होता है और इसका उपयोग जो है ये पानी के जहाज़ों में शाफ्ट की कपलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आई बोल्ट जो है अधिक वेट को उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हुक बोल्ट जो है, इसका एक एंड पर हुक रहता है और दूसरे एंड पर थ्रेड लगी रहती हैं जो किसी छेद के अंदर जाता है ना। इसके बाद में और एक लिख लेना, चीज हेड। हाँ, चीज हेड। चीज हेड, चीज हेड बोल्ट, चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट या ओनली चीज बोल्ट भी लिख सकते हो। बोल्ट, चीज बोल्ट, चीज बोल्ट। देखो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आपका बोल्ट है हुआ, इसका सेंक है और इस पर इसको 3D में बनाने की कोशिश करते हैं तो दिखेगा आपको। नहीं दिखेगा, थोड़ा कोशिश करो, है ना, समझने की कोशिश करो कि ये आपका सेंक है और यहाँ पर इस प्रकार से एक प्लेट लगा दी गई है ना। ये इसका हेड है, ये क्या है, इसका हेड है, ये हेड है, ये सेंक है, ये सेंक है। इसको जोड़ने के लिए ना यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं, यहाँ पर एक क्या लगी रहती है, पिन लगी रहती है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये चिकना रहता है, इसकी जो सतह रहती है ना ये चिकनी रहती है, इसकी सतह जो है चिकनी रहती है, इसके हेड की सतह चिकनी रहती है। मतलब इसका उपयोग कहाँ करते होंगे, जहाँ पर
स्पेनर काम नहीं कर सकता। जहां पर कसने या खोलने के लिए पाना का उपयोग नहीं होता, स्पेनर का उपयोग नहीं कर सकते, उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं? चीज बोल्ट का यूज करते हैं। चीज बोल्ट में किससे कसा जाता है इसको? तो जहां लगाना है उसको लगाने के बाद एक पिन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम? पिन। ठीक है, एक पिन लगी रहती है। तो लिखो, हेड के नीचे एक पिन लगी होती है। इसमें हेड के नीचे एक पिन लगी होती है। इसका उपयोग वहां होता है जहां स्पेनर उपयोग नहीं कर सकते हैं। जहां स्पेनर उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा बोल्ट है जिसको स्पेनर की सहायता से खोला या कसा नहीं जा सकता। तो वो है आपका चीज हेड बोल्ट। इन दिस बोल्ट a pin are fit just below the head. It is used where directly लिखो, it is used without spinner. It is used without मतलब it is used हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हो गया। इसके बाद में हेडिंग डालना स्टड। स्टड स्टड अगली हेडिंग डाल लेना स्टड। ये एक हेडलेस बोल्ट होता है जिसके दोनों तरफ थ्रेड लगी रहती हैं और बीच में हल्का सा ऊंचा स्थान रहता है। इस पर डायग्राम होगा, कुछ देखते हैं अपन। ये दिख रहा है, ठीक है, ये बोल्ट है। ये बोल्ट में आपका सिंपल सा एक बॉडी होगा, कोई हेड नहीं रहता, दोनों तरफ आपकी थ्रेड्स लगी रहती हैं और बीच का भाग जो रहता है वो ऊंचा होता है। ठीक है, अब बीच का भाग चिकना भी हो सकता है या बीच का भाग खुरदरा भी हो सकता है। बीच का भाग यहाँ पर विदाउट थ्रेड वाला हल्का सा ऊंचा होगा, या तो वो चिकना होगा या तो वो खुरदरा होगा, दोनों तरीके का हो सकता है। हो गया, लिखेंगे इसमें यह एक बोल्ट का प्रकार है जिसके दोनों ओर थ्रेड या चूड़ियां लगी रहती हैं, जिसके दोनों ओर थ्रेड या चूड़ियां लगी होती हैं। थ्रेड या चूड़ियां लगी होती हैं। फिर लिखो, इसका उपयोग उन जगह पर किया जाता है जहां पर हमें असेंबली को बार बार अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर हमें असेंबली को बार बार अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। आपने पंप देखा है? पंप, पानी वाला पंप, मोटर पंप। तो मोटर पंप में आपने पीछे वाला पोर्शन देखा होगा, जो इम्पेलर जहाँ फंसता है, ठीक है, जो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, जहाँ से पानी कुआं से आता है जिस पाइप से,
और जिस पाइप से ऊपर चला जाता है। वो वाला अरेंजमेंट देखा है जिसमें केसिंग लगा रहता है ना। तो केसिंग और जो मोटर का जो या पंप की जो बॉडी है, उस बॉडी को जोड़ने के लिए जो बोल्ट यूज़ किया जाता है वो बोल्ट आपका कौन सा होगा? स्टड बोल्ट। जो आधा कहाँ फंस जाता है? उस मोटर की बॉडी में, और आधा आप देखेंगे तो कहाँ पर खुला हुआ रहता है, जो आप केसिंग वाला हिस्सा है, उस केसिंग वाले हिस्से को जोड़ने के बाद, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये बोल्ट देखे होंगे आपने। तो इसका उपयोग उन असेंबली में किया जाता है जहाँ हमें बार बार खोलने की आवश्यकता पड़ती हो। ये किस प्रकार का है सर? सिंपल है, जहाँ हमें बार बार यूज़ करना है इसको, असेंबली को हमें डिसअसेंबल करना है बार बार, वहाँ पर इसका यूटिलाइज करेंगे। चलिए हो गया, बस इतने टाइप इनफ हैं बोल्ट के। बोल्ट के इतने टाइप इनफ हैं। अगला लिखना है, कुछ डेजिग्नेशन होता है बोल्ट का, उस पर हम देखते हैं। बोल्ट का डेजिग्नेशन होता है, उस बोल्ट के डेजिग्नेशन पे हम बात करते हैं। बोल्ट का डेजिग्नेशन होता है, उस डेजिग्नेशन पे हम बात करते हैं। अगले हेडिंग डाल लेना, डेजिग्नेशन ऑफ बोल्ट। बोल्ट, बोल्ट का डेजिग्नेशन लिखो। लिखो, बोल्ट को उसके बोल्ट को उसके बोल्ट को उसके थ्रेड, आकार, बोल्ट को उसके थ्रेड आकार, सामने लिखा हुआ है, देखते लिखते चलो। आकार, कॉमा, लंबाई, गुण का वर्ग और भारतीय मानक संख्या द्वारा पहचाना जाता है। वो किस कैटेगरी का है वो, ठीक है, उसकी कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, है ना। हो गया। हाँ, अगला, और भारतीय मानक संख्या, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। हो गया। चलिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि भैया अगर कोई हेक्सागोनल बोल्ट है जिसके सामने पर ऐसा लिखा हुआ है जी, के आधार पर हाँ आइडेंटिफाई किया जाता है उसको, ठीक है। हेक्सागोनल बोल्ट में अगर ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है M10 × 60 4.8 SI IS 1363, इसका क्या मीनिंग है? तो सर जी ये जो M10 जो दिख रहा है, ये M10 बताता है थ्रेड के साथ में आकार को। ये M10 क्या बता रहा है?
इसका आकार बता रहा है, इसका साइज को बता रहा है, आकार है कि भैया 10 mm का, कितने mm का, 10 mm का डाया है। क्या है इसका, 10 mm का डाया है। और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ दी हुई है 60 mm। ठीक है, वो किस वर्ग का है, वो किस कार्य क्षेत्र का है, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ दिखाता है। तो ये जो कैटेगरी है इसकी, ये जो वर्ग है इसका, ये कौन सा है, 4.8 का। कौन सा है, 4.8 का। कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड का कोड 1363 में, किसमें, 1363 में वर्ग नंबर 48 में इस हेक्सागोनल बोल्ट जिसका डायामीटर 10 mm और लंबाई 60 mm है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दी हुई होती है। जैसे कि वर्ग 4.8 में यहाँ पर इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू 40 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ये हमको डिजाइन डेटा बुक से मिल जाता है। किससे मिल जाता है, डिजाइन डेटा बुक से। तो पहला वाला बताता है साइज को, दूसरा लेंथ को, तीसरा वो किस वर्ग का है, किस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस वर्ग में आती हैं वो बताता है, और अगला बताता है कि किस स्टैंडर्ड कोड से इसका वैल्यू रखा गया है। हो गया, ये लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे नोट करके लिखिएगा, इसके नीचे नोट करके लिखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड बोल्ट, नोट करके लिखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड बोल्ट तथा स्क्रू 3 कैटेगरी में आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड बोल्ट तथा स्क्रू 3 कैटेगरी में आते हैं, 3 कैटेगरी में आते हैं। या 3 ग्रेड में आते हैं, 3 ग्रेड में आते हैं, 3 ग्रेड में आते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। जिसमें सबसे अच्छा ग्रेड, जिसमें सबसे अच्छा ग्रेड का बोल्ट, जिसमें सबसे अच्छे ग्रेड का बोल्ट ए ग्रेड का होता है, ए ग्रेड का होता है। बस अगला हेडिंग डाल लेंगे लॉकिंग डिवाइस, इसको हम कल देखेंगे, है ना। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा लॉकिंग डिवाइस, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। लॉक करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं इसको हम कल देखेंगे। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ नट को हम कल देखने वाले हैं।